गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास के साइंस का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको इसका पार्ट नंबर 1 करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप उसे देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी जाकर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ये वीडियोस आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से मिलेगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि हमने पहली वीडियो में न्यूरॉन तक किया था, न्यूरॉन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम कहाँ से कैसे शुरू होता है, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, मतलब मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। मानव के पास 2 तरह का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, मतलब ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सीएनएस एंड एक पीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हिंदी में बोले तो सीएनएस है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पीएनएस है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, जो केंद्रीय है इसकी पहचान कैसे होगी? आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट्स हैं वो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आएंगे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। आपकी बॉडी के जो बीच में नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो है आपका ब्रेन एंड आपका स्पिनल कॉर्ड, आपका ब्रेन एंड आपका स्पिनल कॉर्ड। ये 2 आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। उसके बाद है पेरिफेरल, मतलब परिधीय या फिर पीएनएस में कौन से पार्ट्स मिलेंगे? जो आपके साइड में है, मतलब जैसे आपके हाथ पैरों में जो नर्व्स हैं, मतलब कौन सी नर्व्स होती है आपके हाथ पैरों में? मोटर एंड सेंसरी नर्व्स। इन नर्व्स को आप क्या बोलते हो? पेरिफेरल। अब ये जो इनका कनेक्शंस है उससे रिलेटेड आपको बताना है। फर्स्ट आता है आपका कैरिनल नर्व्स, मतलब कपाल तंत्रिका। कपाल तंत्रिका वो नर्व्स होती हैं, वो तंत्रिकाएं होती हैं जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, वो नर्व्स जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, मतलब वो तंत्रिकाएं जो आपके मस्तिष्क से कनेक्टेड है। दूसरी है आपकी स्पिनल नर्व, मतलब मेरु तंत्रिका। मेरु तंत्रिका कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं? जो आपकी मेरुरज्जु से, मतलब स्पिनल कॉर्ड से अटैच होती हैं। स्पिनल कॉर्ड क्या होता है पता है आपको? बंडल ऑफ नर्व्स इन मिड जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर एक बंडल होता है नर्व्स का, मतलब एक तंत्रिकाओं का पूरा गुच्छा होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हो? मेरुरज्जु बोलते हो, ठीक है। मेरुरज्जु क्या काम करता है? आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, मतलब आपके मस्तिष्क से कनेक्टेड है, और आपकी पूरी बॉडी से कनेक्टेड है थ्रू मेरु नर्व्स, मतलब स्पिनल नर्व्स। किसके थ्रू? स्पिनल नर्व के थ्रू, मतलब जो आपका मेरुरज्जु है वो आपके पूरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? मेरु तंत्रिकाओं के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे इसका एक मेन हिस्सा, जो आपका नर्वस सिस्टम का मास्टरमाइंड बोला जाता है, ब्रेन। ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनो, जो आपका शरीर है वो कंप्लीटली कंट्रोल आपका ब्रेन ही करता है। स्पिनल कॉर्ड तो बस उसका एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट के टाइप काम करता है। जो सुपीरियर ऑर्डर्स हैं, जो मतलब मेन ऑर्डर्स हैं, वो आपके ब्रेन से ही आती हैं। तो इसलिए जो आपका ब्रेन है उसे हम बेस्ट कंट्रोलर या फिर मतलब होल बॉडी का मास्टरमाइंड या मास्टर कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेन के बारे में। अब हम करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मतलब मानव मस्तिष्क के बारे में। आपका मानव मस्तिष्क 3 हिस्सों से बटा हुआ है। सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क, फिर है बीच वाला मध्य मस्तिष्क, एंड तीसरा है आपका पश्च मस्तिष्क। मतलब आपका जो फ्रंट है वो है आपका फोर ब्रेन, सेंटर में आपका मिड ब्रेन, एंड जो लास्ट में है बैक में है वो है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। ये पोर्शन आपका सारा फोर ब्रेन का है। फोर ब्रेन के अंदर सिर्फ एक पार्ट आता है आपका सेरिब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सिर्फ एक ही भाग है प्रमस्तिष्क,
तो अब देखिए सेरिब्रम के फंक्शंस करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है सेरिब्रम का? थिंकिंग। थिंकिंग पार्ट है ये, ठीक है। पहले एक बार इंग्लिश में कर लेते हैं, फिर हिंदी में चेक करते हैं इनको क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है आपका? एक थिंकिंग पार्ट है। सेकंड क्या करता है? कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को। कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस कौन से थे? जो आपके माइंड के कंट्रोल में से, मतलब वो एक्शंस जो आप अपनी मर्जी से करते थे, ठीक है ना। थर्ड है इसका स्टोर इंफॉर्मेशन। स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, मतलब मेमोरी बनाता है आपकी। फोर्थ है कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है। एंड फिफ्थ है कंट्रोल द पॉइंट ऑफ हंगर। आपकी हंगर के पॉइंट को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब एक बार हिंदी में ही नहीं चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करता है? थिंकिंग का, मतलब सोचने समझने का काम ये करता है। कौन? प्रमस्तिष्क, मतलब सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस, आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया जैसे लिखना, उठना, बैठना, चलना, ये सब आपके जो कंट्रोल में है, उन एक्शंस को काबू करता है, उन क्रियाओं को काबू करता है। स्टोर इंफॉर्मेशन, सूचना को एकत्रित करके, मतलब स्टोर करके रखता है, भंडारण करता है सूचना का। याद, मेमोरी बनाते हो ना तुम, मेमोरी बनती है तुम्हारे दिमाग में, भाई तुमने किस टाइम क्या किया था, किस टाइम तुमने खेला था, किस टाइम तुमने होमवर्क किया था। होमवर्क में आपको लर्निंग बेस्ड आंसर्स दिए जाते हैं, मतलब याद करने के लिए जो पोर्शन दिया जाता है, तुमने कब याद किया था या नहीं किया था। इन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो सब कौन कलेक्ट करता है? सेरिब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क सूचना को एकत्रित करता है, भंडारण करता है। दूसरा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी नर्व्स, मतलब संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं कौन सी थी? जो आपकी सूचना को शरीर से दिमाग तक लेकर जाती थी, मतलब वो नर्व्स जो आपकी इंफॉर्मेशन को बॉडी टू ब्रेन तक लेकर जाती थी, ठीक है। तो उनके द्वारा आने वाली जो सूचना है, उनसे जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको इकट्ठा करता है। फिफ्थ है कंट्रोल द पॉइंट ऑफ हंगर, मतलब आपके भूख को भी नियंत्रित करता है, भूख के केंद्र को नियंत्रित करता है। किस टाइम आपको भूख लगी है, कितनी आपको भूख लगी है, कम भूख लगी है, ज्यादा भूख लगी है, कितना खाना खाना है, पेट कब भरा है, कब नहीं भरा है। तो ये सब जो चीजें हैं वो सब सेरिब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क ही रखता है। देखो सेरिब्रम आपका जो ब्रेन है सबसे बोल सकते हो टफ है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे टफ है, सबसे ज्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सब यही करता है, ठीक है ना। ये आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। अब उसके बाद हम देखते हैं मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये दोनों ही आपके एक जैसे काम करते हैं। ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मतलब उसके बाद आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? ये कंट्रोल करता है आपकी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को। कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, पहले इंग्लिश में कर लेते हैं फिर हिंदी में देखेंगे। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, सेकंड, ये कंट्रोल करता है आपका, ये कंट्रोल करता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ नेक, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ नेक, हेड, ठीक है। और थर्ड, ये कंट्रोल करेगा साइज ऑफ
प्यूपिल। ठीक है, अब इसको एक बार हिंदी में चेक करते हैं। क्या है आपका मध्य ब्रेन, मध्य मस्तिष्क क्या करता है? आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को काबू करता है। कंट्रोल इनवॉलेंट्री का मतलब आपकी अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी हैं, जैसे सांस लेना, पलके झपकना, पुतली का छोटा बड़ा होना, गर्दन का हिलना, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? आपका मध्य मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। सेकंड, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हेड एंड नेक। आपकी गर्दन और आपके सर में जो एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं, उन सबको भी आपका मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट क्या है आपका? साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल मतलब पुतली का आकार। पुतली के आकार को भी निश्चित करता है। पुतली का आकार क्या करता है आपको पता है ना? पुतली का आकार क्या करता है? प्यूपिल का क्या काम होता है? पुतली का क्या काम होता है? आपकी आंख के अंदर, आपकी आईज के अंदर कंट्रोल करती है लाइट को। ठीक है, आपकी आईज के अंदर एक लिमिटेड लाइट ही आनी चाहिए, एक लिमिटेड वैल्यू में लाइट आनी चाहिए, तो उस वैल्यू को कौन कंट्रोल करता है? आपका प्यूपिल कंट्रोल करता है। तो जो इसका साइज है उसे कौन कंट्रोल करता है? आपका मिड ब्रेन। ठीक है, कब उसे छोटा होना है, कब उसे बड़ा होना है, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन। ठीक है ना। अब हम करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन मतलब आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क देखो, हिंड ब्रेन में आपके पास 3 पार्ट है। हिंड ब्रेन में आपके पास 3 पार्ट हैं। फर्स्ट, सबसे मेन पार्ट सेरिबेलम है। क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम का मतलब होता है अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम का मतलब होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम को हम क्या बोलते हैं? ये आपका मध्य मस्तिष्क है, ये पश्चिम मस्तिष्क है, और फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम आपके माइंड के बिल्कुल पीछे होता है। ये भी मेन होता है, एक टाइप से बोल सकते हो कि आप मेन वर्क करता है ब्रेन के अंदर, इसलिए हम इसको छोटा दिमाग बोलते हैं। कैसा? छोटा दिमाग। हम बोलते हैं ना, पीछे कोई थप्पड़ मारता है तो अब यहाँ मत मारो, यहाँ हमारा छोटा दिमाग है। तो छोटा दिमाग कौन सा होता है? आपका सेरिबेलम होता है, मतलब अनुमस्तिष्क होता है। ये क्या करता है? सबसे पहले ये आपकी बॉडी का जो कंट्रोल है, बॉडी का पोस्चर और बैलेंस लगा लो, बैलेंस एंड पोस्चर, मतलब शरीर का संतुलन। शरीर का संतुलन, चलते वक्त कैसा संतुलन होना चाहिए, बैठते वक्त कैसे संतुलन में रहोगे आप, खेलते वक्त कैसे संतुलित करना है आपके शरीर को, कैसे बैलेंस रखना है आपको ड्यूरिंग सिटिंग, ड्यूरिंग वॉकिंग, इनफैक्ट ड्यूरिंग प्लेइंग। ठीक है, तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा? आपका सेरिबेलम। पोस्चर, किस पोस्चर में आपको कब किस टाइम खड़ा होना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको स्कूल में सावधान खड़े होने के लिए बोला गया है, मतलब अटेंशन के लिए बोला गया है, एंड आप डांस पोजीशन में खड़े हो। ठीक है, तो ये सब जो कंट्रोलिंग है, भाई डांस के लिए बोला गया है तो आप अटेंशन पोजीशन में खड़े हो। जो पोस्चर है आपकी बॉडी के, सिटिंग के टाइम कैसा पोस्चर है, कमर सीधी करके बैठते हो या नहीं, बैठते टाइम कैसा पोस्चर है, खड़े होते टाइम कैसा पोस्चर है, आपकी बॉडी का कंप्लीट पोस्चर कौन चेक करता है? आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है। सेकंड, प्रिसाइज करता है आपका, प्रिसाइज, ये जो सेरिबेलम के जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, उनको प्रिसाइज वॉलंटरी एक्शंस, मतलब ऐच्छिक क्रियाओं के परिशुद्धिकरण करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का परिशुद्धिकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मतलब आपके ब्रेन ने आपको ऑर्डर दिया है, प्रमस्तिष्क ने ऑर्डर दिया है आपको चलने का। ठीक है, बट चलना कैसे है? स्ट्रेट चलना है, टेढ़े मेढ़े चलना है, उछलते हुए चलना है, ये सब क्या है? उसका प्रिसाइज करना। तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? आपका अनुमस्तिष्क। ठीक है, जो वो ऊपर से ऑर्डर भेजता है, उस ऑर्डर को और भी डिटेल से करता है ये अनुमस्तिष्क। अब देखो,
एक और एग्जांपल हम लेते हैं लिखने का, राइटिंग का। ऊपर से ऑर्डर आ गया, राइट योर होमवर्क, बट कैसे तुम उसको राइट करोगे? अच्छे से करोगे, कलर कोडिंग बनाकर करोगे, टेढ़े मेढ़े लिख दोगे, कैसे करोगे? तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? आपका अनुमस्तिष्क, मतलब सेरिबेलम। ठीक है, ये काम है आपके अनुमस्तिष्क के, सेरिबेलम के। अब हम करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है, पोन्स। पोन्स को हिंदी में भी पोन्स ही बोला जाता है। ठीक है, और ये आपके जैसे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को ही कंट्रोल करता है। कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, आपकी उल्टी होना, ये मेन तो आपका रेस्पिरेशन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आपका रेस्पिरेशन, बीपी भी ये कंट्रोल करता है। तो ये सब जो चीजें हैं इस टाइप की, ये सब पोन्स कंट्रोल करेगा। उसके बाद तीसरा है मेडुला। मेडुला को हिंदी में भी मेडुला ही बोला जाता है। ये भी आपकी इनवॉलंटरी एक्शंस को ही कंट्रोल करता है, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को ही कंट्रोल करता है, काबू करता है। देखो पोन्स का जो काम है वही इसका काम है। इसका काम है अनैच्छिक क्रियाओं को काबू करना। ठीक है, इसका काम भी अनैच्छिक क्रियाओं को ही काबू करना है। सेम है, इनवॉलंटरी एक्शंस को ही कंट्रोल करता है, बट ये रेस्पिरेशन मतलब श्वसन तंत्र, श्वसन क्रियाएं, सांस लेने वाली क्रियाएं, और बीपी, रक्तचाप, ये बीपी हाई हो जाना, बीपी लो हो जाना, तो ये सब किसकी वजह से आता है? पोन्स की वजह से। बट जो आपका मेडुला है, जैसे सलाइवा है, सलाइवेशन प्रोसेस, आपकी वोमिट है, पलके झपकना है, लार आना है, इस टाइप की जो कंट्रोल होती है अनैच्छिक क्रियाएं, वो सब कौन करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से देख लो, जो आपका बाकी सब के पास तो एक एक पार्ट है, ठीक है, वो खुद से है, लेकिन जो हिंड ब्रेन है, देखो सेरिब्रम का कोई पार्ट नहीं, मिड ब्रेन का भी कोई पार्ट नहीं, बट जो आपका हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ठीक है, ये 2 आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेंगे, पोन्स और मेडुला। ठीक है, पोन्स के लिए आप याद रख सकते हो रेस्पिरेशन, पोन्स के लिए रेस्पिरेशन, मेडुला के लिए सलाइवा याद रख लो, सलाइवा मतलब लार आना। ठीक है, पोन्स के लिए जैसे श्वसन है, और मेडुला के लिए लार आना, बस ये 2 याद रख लो। ठीक है, सेरिबेलम आपके बॉडी को बैलेंस, मतलब यहां से वहां हिलने से बचाएगा। दूसरा, वॉलंटरी एक्शंस की, मतलब ऐच्छिक क्रियाओं की शुद्धिकरण करेगा। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं की शुद्धिकरण करेगा। इसको इस एग्जांपल से याद रख सकते हो कि ब्रेन ने ऑर्डर, मतलब जो आपका सेरिब्रम था, प्रमस्तिष्क था, उसने चलने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन चलना कैसे है? सीधी लाइन में चलना है, टेढ़े मेढ़े चलना है, उसको कौन बताएगा? सेरिबेलम बताएगा। ठीक है ना, इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। सेरिबेलम और सेरिब्रम अलग अलग हैं। सेरिब्रम फर्स्ट है, सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं आपके कुछ हार्मोन्स के बारे में। अब देखो इसमें जो एक मेन पार्ट ये रह गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैं आपको हार्मोन्स के बारे में हार्मोन्स के अंदर बताऊंगी, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी पीयूष ग्रंथि, हम इसको हिंदी में बोलते हैं, और ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली एकल ग्रंथि है, मेन है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मतलब मास्टर ग्रंथि। ठीक है ना, मास्टर ग्रंथि। अब इसके बारे में डिटेल से हम आगे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन से पहले हम मेरुरज्जु के बारे में करेंगे, स्पिनल कॉर्ड के बारे में करेंगे। देखो ये है आपका ब्रेन, मतलब मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर मैंने मेडुला पढ़ाई थी ना, मेडुला के बारे में बताया था ना, तो मेडुला के साथ अटैचमेंट में कौन चला जाता है? स्पिनल कॉर्ड। मतलब मेडुला एक ऐसा पॉइंट है जो ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड को जोड़ता है। ठीक है, स्पिनल कॉर्ड। अब स्पिनल कॉर्ड के बारे में देखो, और स्पिनल कॉर्ड आपका जुड़ता है बाकी के बॉडी पार्ट से।
ठीक है, हिंदी में एक बार देखते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क, मस्तिष्क में जो मेडुला थी, मेडुला क्या काम करती है, स्पिनल कॉर्ड मतलब मेरू रज्जु को मस्तिष्क से जोड़ती है। ठीक है, अब जो ये मेरू रज्जु है, मेरू रज्जु, अब जो ये मेरू रज्जु है ये कहाँ जुड़ता है, ये शरीर के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ता है। ठीक है, कहाँ जुड़ता है, ये शरीर के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ता है। एक बार इसका काम देख लेते हैं, क्या काम होता है। सबसे पहले बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले क्या करेगी, बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन आएगी। एक डायग्राम के थ्रू लेते हैं। ये आपका कुछ इस टाइप से डायग्राम है। यहां आपका ब्रेन है, ठीक है, मतलब मस्तिष्क। ये जुड़ता है आपकी स्पिनल कॉर्ड, इस टाइप से स्पिनल कॉर्ड। और स्पिनल कॉर्ड से जो ब्रांचेस हैं, स्पिनल कॉर्ड की जो ब्रांचेस हैं वो आपकी हर एक बॉडी पार्ट्स में जुड़ी हैं। किस में, पेयरिंग में जुड़ती हैं, हर एक बॉडी पार्ट से पैरों तक जुड़ती हैं। ठीक है, अब देखो यहां से बाय चांस आपके हाथ से कोई इंफॉर्मेशन, मतलब आपके बॉडी के किसी भी हिस्से से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहां जाएगी, आपकी स्पिनल कॉर्ड के पास। कहां जाएगी, आपकी स्पिनल कॉर्ड के पास। स्पिनल कॉर्ड फिर क्या करेगा, उसको ब्रेन को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, उसको कहां भेज देगा, ब्रेन के पास भेज देगा। रिवर्स में ब्रेन क्या करेगा, ऑर्डर करेगा ब्रेन। वो ऑर्डर किसको देगा, स्पिनल कॉर्ड को देगा। किसको देगा, स्पिनल कॉर्ड को देगा। स्पिनल कॉर्ड ऑर्डर किसको देगी, ये जो नर्व्स हैं इनको देगी, ये जो नर्व्स थी इनको देगी ऑर्डर। अब ये क्या करेंगे, फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका वर्क करेंगे। ठीक है, ये नर्व्स क्या करेंगी, ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके वर्क करेंगे। ठीक है ना। अब इसको हिंदी में देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क किससे जुड़ता है, आपका मेरू रज्जु से। मेरू रज्जु मैंने आपको बताई थी ना, कहाँ होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ती हैं, हमारी तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं हमारे शरीर के सभी हिस्सों में फैली होती है ना। तो अब ये तंत्रिकाएं क्या करेगी, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से सूचनाएं एकत्रित करके कहाँ लेकर आएंगी, इस मेरू रज्जु तक। कहाँ लेकर आएंगी, इस मेरू रज्जु तक। ठीक है, ये मेरू रज्जु क्या करेगा, मेरू रज्जु उस सूचना को किसे भेजेगा, मस्तिष्क को भेजेगा। इस सूचना को किसको भेज देगा, मस्तिष्क को भेज देगा। अब मस्तिष्क उसके लिए दोबारा ऑर्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो ये किसको बताएगा, स्पिनल कॉर्ड को, मेरू रज्जु को देगा ऑर्डर। अब जो ये मेरू रज्जु था, ये जो ऊपर से आया हुआ ऑर्डर है, ये किसको दे देगा, बाकी की तंत्रिकाओं को दे देगा। इस तरह से आपका स्पिनल कॉर्ड काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से लेते हैं हम। एग्जाम्पल में देखो, जैसे आपको एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए जो बिल्डिंग जिसकी बन रही है वो क्या होगा, उसका मालिक। ठीक है, और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मतलब एक ठेकेदार को ठेका दे दिया, भाई तुझे ये बिल्डिंग तैयार करनी है। अब वो ठेकेदार अकेला तो उस बिल्डिंग को बना नहीं सकता, वो बहुत सारे मजदूरों को लगाएगा। ठीक है, वर्कर्स लगाएगा वहां पर। अब देखो, जो ओनर था, जो उस बिल्डिंग का ओनर था, मालिक था, उसने अपना ऑर्डर किसको दिया, उस कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, कंस्ट्रक्टर उसके बाद ऑर्डर किसको देगा, वर्कर्स को, मजदूरों को। मतलब जो मकान का मालिक था, मतलब बिल्डिंग का जो मालिक था, उसने अपने ऑर्डर किसको दिए, उस ठेकेदार को। वो ठेकेदार अब ऑर्डर किसको देगा, उन मजदूरों को, उनसे काम करवाएगा। ठीक है, वो मजदूर काम पूरा होने के बाद सूचना किसको देंगे, जाकर सीधा मालिक को तो देने से रहे। ठीक है, किसको देंगे, पहले ठेकेदार को। वो ठेकेदार फिर किसको बताएगा, मालिक को बताएगा कि आपका इतना काम हो चुका है, इतना रहता है। ठीक है ना। तो इस टाइप से जो सूचना और ऑर्डर्स का जो लेन देन है वो किसके थ्रू होता है, आपका स्पिनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, मेरू रज्जु के थ्रू होता है। ठीक है, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के बीच में एक इन्फॉर्मर है, मतलब एक ठेकेदार है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। कौन, स्पिनल कॉर्ड, मेरू रज्जु। समझ आई। अब देखिए इनकी सुरक्षा की बात आती है।
तो मेरुरज्जु भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, मतलब बहुत ज्यादा नर्म अवस्था में होता है। तो ये कैसे अपने आप को कवर करता है, कैसे अपने आप की रक्षा करता है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के थ्रू। रीढ़ की हड्डी आपको पता है अंदर से खोखली होती है, खोखली होती है, उसके अंदर कौन होता है? मेरुरज्जु। दूसरा, आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी, कपाल करती है। लेकिन कपाल भी बहुत ज्यादा सख्त पाई जाती है, जो आपका स्कल है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए ब्रेन और स्कल के बीच में लिक्विड पाया जाता है, ब्रेन और स्कल के बीच में लिक्विड पाया जाता है। मान लो कि ये लेयर है आपकी ब्रेन की और ये लेयर है आपकी स्कल की, ठीक है? ये किसकी लेयर है? आपकी स्कल की लेयर है। तो आप देखो, ये खोपड़ी है, ये आपका दिमाग है, ठीक है? इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड। लिक्विड इसके अंदर बाउंस क्रिएट करवाता है, बाउंसी बाउंसी फॉर्म देता है इसको। बाउंसी का मतलब नरम, ऐसे बार 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 इलास्टिसिटी, ठीक है? वो इसको प्रदान करता है। मतलब क्या है? जो खोपड़ी और आपके मस्तिष्क के बीच में जो द्रव भरा है, वो द्रव उसे स्पंज बना देता है, स्पंजी बना देता है, जिसके अंदर, जिसके द्वारा इस स्कल को बाय चांस कोई चोट लगती है, गिरते हो, उछलते हो, कूदते हो, तो अगर ये ब्रेन आपका हिलता भी है ना, तो खोपड़ी से जाके टकराता नहीं है। किसकी वजह से? इस द्रव की वजह से, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए, बेड किसका बनता है? लकड़ी का। लेकिन उसके ऊपर गद्दा क्यों बिछाते हैं? ताकि आपको उछलते कूदते वक्त चोट ना लगे, बैठते लेटते हुए चोट ना लगे, है ना? क्यों? क्योंकि लकड़ी सख्त होती है, इसलिए वो गद्दा बिछता है ना, ताकि उसमें बाउंस क्रिएट हो जाए, स्पंज क्रिएट हो जाए और आपको चोट ना लगे। इसीलिए देखो, ये सख्त है, ये नर्म है, तो इसको, इससे चोट ना लगे, इसलिए ये बीच में लिक्विड भरा जाता है, ठीक है? अब इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। आपका पॉइंट क्या है? प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा का पॉइंट है। तो सबसे पहले सुरक्षा आई स्पिनल कॉर्ड, मतलब मेरुरज्जु की। मेरुरज्जु की सुरक्षा किसने करी? किसने करी? बैकबोन ने। मेरुरज्जु की सुरक्षा किसने करी? बैकबोन ने करी, मतलब रीढ़ की हड्डी ने करी, ठीक है? दूसरी सुरक्षा आती है आपकी ब्रेन की, मतलब मस्तिष्क की। इसकी सुरक्षा कौन करता है? आपकी स्कल करती है, ठीक है? स्कल करती है या फिर कपाल करती, ठीक है ना? समझ आ गए? बस ये दो ही पॉइंट हैं, इससे ज्यादा आपको प्रोटेक्शन में नहीं लिखना, ठीक है? अब चलो चलते हैं हमारे चैप्टर। अब हम करेंगे हमारे ह्यूमंस हार्मोन के बारे में, मतलब मानव के अंदर जो एंजाइम्स या हार्मोन्स पाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है? उसके बाद पादपों के समन्वय, मतलब प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? आपकी ब्रेन के अंदर, बताई थी ना मैंने ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो आपके शरीर की लंबाई, उसकी वृद्धि के काम आता है, ठीक है? हिंदी में देखो तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या करती है? वृद्धि हार्मोन को सिक्रीट करती है, ठीक है? वृद्धि हार्मोन क्या करते हैं? आपके शरीर की वृद्धि में कार्यरत होते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो जो वृद्धि है शरीर की वो ज्यादा होगी। जैसे कई होते हैं ना, मतलब अनलिमिटेड लंबे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है? तो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनका जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना? लेकिन कई बोने भी होते हैं। बोने किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम होता है, ठीक है? मतलब जो ज्यादा लंबे आदमी होते हैं उनके अंदर जो वृद्धि हार्मोन है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, और जो बोने होते हैं उनके अंदर वृद्धि हार्मोन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से उनके अंदर बोनापन आ जाता है। अब उसके बाद
सेकंड है आपकी थायरॉक्सिन। सेकंड क्या है आपका? थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन कहां से निकलता है आपका? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायरॉक्सिन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरॉक्सिन कहां से? थायराइड ग्लैंड से। ये कहाँ होती है? आपकी गर्दन के अंदर होती है। ठीक है, जो ये कहाँ होती है? आपकी गर्दन के अंदर होती है। थायरॉक्सिन और थायराइड, हिंदी में भी थायराइड और थायरॉक्सिन ही बोला जाता है। तो देखो, गर्दन के अंदर जो ये थायरॉक्सिन है, ये क्या काम करती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड प्रोटीन्स को रिड्यूस करती है। ठीक है, रिडक्शन करती है उनका। अब ये जो थायरॉक्सिन होता है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है, आपके गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, वो हमेशा ही सिक्रीट करती रहती है 24 आवर्स वर्किंग। ठीक है, 24 घंटे स्रावित ही होता रहता है, ये रुकता नहीं है बीच में। लेकिन ये जो थायरॉक्सिन है, ये आपका काम तभी करता है जब इसे आयोडीन मिलता है। ठीक है, जब इसे आयोडीन मिलता है, सी साल्ट, समुद्री नमक, समुद्री नमक जब इसे मिलता है, उसके अंदर आयोडीन ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है इसके अंदर। इसी वजह से जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन आयोडीन की वजह से अपना काम चालू कर पाता है। ठीक है, बेशक से वो सिक्रीट होता रहता है आपके गर्दन के अंदर, कोई फायदा नहीं है उसका जब तक उसको आयोडीन नहीं मिलेगा। विदाउट आयोडीन इट नेवर वर्क्स, बिना आयोडीन के ये काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर आयोडीन आपके शरीर को मिल नहीं रहा, थायरॉक्सिन ही थायरॉक्सिन निकल रहा है, तो क्या होगा? आपकी जो गर्दन है फूल के इतनी मोटी हो जाएगी। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। हिंदी में भी गोइटर ही बोलते हैं। गोइटर की बीमारी हो जाती है किस वजह से? थायरॉक्सिन के ज्यादा स्त्रावण की वजह से। ठीक है, या फिर आयोडीन की कमी की वजह से। अब उसके बाद देखो, तीसरी है आपकी ये आपका निकलता है एड्रीनल से। एड्रीनल से। एड्रीनल कहाँ होता है आपका? किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी के अंदर, मतलब हिंदी में देखो तो अधिवृक्क से। अधिवृक्क कहाँ होता है आपका? वृक्क के अंदर। ठीक है, और ये निकालता क्या है आपका? एड्रीनालाइन। एड्रीनालाइन ये क्या काम करता है? एड्रीनालाइन ये क्या काम करता है? आपके अंदर जो आपका बीपी है, हार्ट बीट है, उन सबको कंट्रोल करता है। जो ये एड्रीनालाइन है, ये क्या करेगा? आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है उसको कंट्रोल करेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा इमरजेंसी के दौरान। मतलब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका ब्रेन का एक हिस्सा है जो आपके बीपी को कंट्रोल करता है ना? बट ये हार्मोन बीपी को कैसे कंट्रोल करता है? बीपी अगर बाय चांस आपका डाउन जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कौन कंट्रोल करेगा? ये हार्मोन। ठीक है, बीपी अगर लो जा रहा है तो कौन कंट्रोल करेगा? तो भी यही कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके शरीर में सपोज करो कि आपके शरीर मतलब बिल्कुल थका हारा, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी एक ऐसी इमरजेंसी आ जाए, जैसे कोई शेर पीछे पड़ गया, जैसे कोई सांप पीछे पड़ गया, या फिर कहीं आग लग गई, तो आप देख रहा कि आपके शरीर में ऑटोमेटिक एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली भागने की पावर है, या दौड़ने की पावर हो गई, या फिर बोझ उठाने की क्षमता, भार उठाने की, वेट उठाने की जो एबिलिटी है। आपसे बेशक 5 किलो का वजन ना चलता हो, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होगी ना तो आप 50 किलो भी उठा सकते हो। ठीक है,
बेशक आपका शरीर इतना थके चूर है कि आपसे एक कदम नहीं चला जा रहा, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई खतरा महसूस होता है, कुत्ता पीछे पड़ जाए, शेर पीछे पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में आप दुम दबा के भागोगे, बहुत तेज भागोगे, तो वो एनर्जी कहाँ से आई? वो जब थके हारे शरीर में बिल्कुल एनर्जी कम थी, बिल्कुल एनर्जी थी ही नहीं, तो वो सडनली एनर्जी कहाँ से आई? वो किसकी वजह से आई? आपकी एड्रिनल मतलब एड्रेनालाइन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? एड्रेनालाइन की वजह से। देखो इसको हिंदी में भी एड्रेनलिन ही बोला जाता है, इसको हिंदी में अधिवृक्क, और ये कहाँ पर होता है? आपका वक्र में होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ निकलता है आपका? इंसुलिन कहाँ निकलता है आपका? पैनक्रियाज में निकलता है। कहाँ से निकलेगा? पैनक्रियाज से निकलेगा। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है क्या? अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है आपका? इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन क्या करता है? शुगर कंट्रोल करता है। क्या करता है? शुगर कंट्रोल करता है। ठीक है ना। अगर किसी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो आपको डायबिटीज की बीमारी होती है। ठीक है, मतलब आप कितना भी शक्कर खाओ, कितना भी मीठा खाओ, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको बैलेंस कौन रखता है? आपका इंसुलिन बैलेंस रखता है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इसका मतलब आप डायबिटीज के पेशेंट हो। ठीक है, फिफ्थ हार्मोन है आपका, देखो ये आपके गर्ल्स में एंड बॉयज में अलग अलग होते हैं। गर्ल्स में बॉयज में होते हैं आपके, बॉयज में होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन, एंड गर्ल्स में होता है एस्ट्रोजन। आपका हिंदी में भी इसको टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही बोला जाता है। देखो जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या काम करता है? क्या करेगा? जो आपकी ग्रोथ हॉर्मोन्स है, मतलब सपोज आपकी एज अडल्टहुड की तरफ जा रही है। ठीक है, अडल्टहुड स्टार्ट होने से पहले आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, मतलब यौन आरंभ से पहले आपके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपका आवाज का भारी होना या कुछ ऐसे जरूरी चेंजेस जो आपको बड़े होते होते मिलने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो जो वो चेंजेस हैं, जो लड़का और लड़की में जो यौवन आरंभ से पहले, अडल्टहुड से पहले जो शारीरिक बदलाव आते हैं, उनका बॉडी पार्ट्स का बड़ा हो जाना या फिर हेयरी ग्रोथ हो जाना, आवाज का मोटा या पतला हो जाना। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? बॉयज में टेस्टोस्टेरोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, और गर्ल्स में एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, इसके अंदर ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और ये एग काउंट को बढ़ाता है। ठीक है, समझ आया इतना? तो अब हम करते हैं हमारे प्लांट्स के बारे में। यहां तक हो चुका है आपके ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन हार्मोन्स जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आप देख सकते हो, सबसे पहला पिट्यूटरी मतलब पीयूष क्या करता है? वृद्धि करता है, वृद्धि हार्मोन क्रिएट करता है। दूसरा थायराइड कहाँ से निकलता है? थायराइड से निकलता है, थायरोक्सिन क्रिएट करता है। क्या करेगा थायरोक्सिन? कार्बोहाइड्रेट और वसा को रिड्यूस करेगा, उपापचय करेगा, उनका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय करेगा। तीसरा है आपका एड्रिनल। एड्रिनल कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है। एड्रिनल कहाँ होता है? आपका किडनी के अंदर होता है। मतलब अधिवृक्क कहाँ होता है? वक्र के अंदर होता है। ये क्या करता है? एंड्रेलाइन सिक्रीट करवाता है। एंड्रेलाइन एक तो इमरजेंसी में आपको एनर्जी देगा, दूसरा बीपी को कंट्रोल करेगा, तीसरा हार्ट बीट कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर पैनक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन। अग्नाशय से क्या निकलेगा? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? शुगर कंट्रोल करेगा। फिर बॉयज में टेस्टोस्टेरोन, हिंदी में भी टेस्टोस्टेरोन ही होता है,
और गर्ल्स में एस्ट्रोजन, ये क्या करेंगे, आपके अडल्टहुड को कंट्रोल करेंगे, मतलब जो आपके अडल्टहुड में चेंजेस आने हैं उनको ये कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, मतलब आपके पौधों के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पौधों के अंदर मूवमेंट किस तरीके से होती है, मतलब गति किस तरीके से होती है आपके पौधों के अंदर। तो सबसे पहले आपकी जो गति है वो दो प्रकार की पाई जाती है। इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रोथ, मतलब वो गति जो आपकी वृद्धि पर निर्भर नहीं होती, इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। और दूसरी तरह की जो गति है वो कौन सी होती है, जो आपकी वृद्धि पर निर्भर होती है। दो तरह की गतियां हैं, मतलब दो तरह की मूवमेंट्स हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। मतलब आपके पास दो तरह की गति पाई जाती हैं, दो तरह की मूवमेंट्स हैं। कौन कौन सी, एक तो जो आपकी वृद्धि पर निर्भर है, एक जो आपकी वृद्धि पर निर्भर नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हम इंडिपेंडेंट वाली, मतलब जो आपकी निर्भर नहीं है उसको हम पहले देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली, उद्दीपन के प्रति एकदम से ये रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो कीट खाने वाले जो पौधे होते हैं वो सुने, मांसाहारी पौधे जो किसी भी मच्छर मक्खी को खा लेते हैं, मटके वाले, वो स्टिम्युली रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा है, आप उसको टच करोगे तो टच करते ही क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट होते हैं, मतलब एकदम से होते हैं। दूसरे, इलेक्ट्रोकेमिकल वेज से ये अपने इंफॉर्मेशन को पास करते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पास, मतलब विद्युत रासायनिक तरीके से ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पास अपनी सूचना को भेजते हैं। एक सेल से दूसरे सेल के पास जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट का जो तरीका है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, उसके बाद ये अपने सेल्स के साइज को चेंज करते रहते हैं। वही एग्जाम्पल मैं छुई मुई का पौधा दूंगी, टच मी नॉट प्लांट। इसके अंदर जब ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा, क्या होगा कि वो, मतलब जो छुई मुई का जो पौधा है, टच मी नॉट का जो प्लांट है, वो अच्छे से खिला हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको टच करोगे वो सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब जो उसके सेल्स से कोशिकाएं थी वो क्या थी, अच्छे से फैली हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको टच किया वो श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई, है ना। तो ये सब जो एक्शंस होंगे ये किसके अंदर होंगे, आपके इंडिपेंडेंट के अंदर होंगे। उसके बाद देखिए, डिपेंडेंट के अंदर क्या क्या होते हैं। डिपेंडेंट के अंदर आपके 5 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। सबसे पहले टेंड्रिल्स, मतलब प्रतान, टेंड्रिल्स। इसके अंदर क्या होता है, किसी दूर की वस्तु को पाने के लिए तेजी से गति करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बेल है, आपकी जो बेल पूरे पेड़ के ऊपर ऐसे लिपट के सबसे टॉप के ऊपर चली जाती है, कैसे, क्यों, ठीक है। या किसी दीवार या रस्सी के सहारे उसको खड़ा कर दो तो पूरी लपट के उसके ऊपर जाके बैठेगी, क्यों भाई, क्या है वहां। तो वो सब किसकी वजह से होता है, टेंड्रिल्स की वजह से होता है, प्रतान की वजह से होता है, जिसमें ये किसी दूर की वस्तु के नजदीक जाने के लिए गति करता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप किसी कमरे के अंदर बेल लगाते हैं और किसी खिड़की में से सूरज की रोशनी आ रही है तो वो उसकी तरफ गति करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो अब देखो, दूसरा है फोटोट्रोपिज्म, मतलब प्रकाश अनुवर्तन। इसके अंदर क्या होता है, प्रकाश की तरफ गति होती है। क्या होती है, प्रकाश की तरफ गति होती है। फोटोट्रोपिज्म, मतलब फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट, लाइट की तरफ मूवमेंट, ठीक है, लाइट की तरफ मूवमेंट। जैसे सूरजमुखी का पौधा, जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे उसका मुंह घूम जाता है, ठीक है। जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे उसका फूल घूम जाता है। किस वजह से, फोटोट्रोपिज्म की वजह से, प्रकाश अनुवर्तन की वजह से, प्रकाश की वजह से गति करना, ठीक है। या एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं
कहीं पर एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी खिड़की से रोशनी आ रही है, उस कमरे के अंदर रखा एक छोटा सा पौधा, वो भी जो गति करेगा ना, बेशक से मुड़ तुड़ की गति करे, लेकिन वो गति करेगा प्रकाश की तरफ ही। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि उसको प्रकाश चाहिए, क्योंकि उसको प्रकाश लाइट चाहिए, इस वजह से वो उसकी तरफ गति करेगा। ठीक है, प्रकाश किस वजह से चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। अब उसके बाद आता है जियोट्रॉपिज्म, मतलब गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, अब जैसे इसका नाम ही है गुरुत्वानुवर्तन, मतलब जियोट्रॉपिज्म, तो इसमें क्या होगा? ग्रेविटी के पास में, मतलब ग्रेविटी की तरफ ये अपनी मूवमेंट करेगा। ग्रेविटी की तरफ क्यों मूवमेंट करेगा? ताकि ये स्टेबल हो। जैसे जड़ है, ठीक है, बेशक से ऊपर से पानी डालते रहो, लेकिन जड़ तो फिर भी नीचे ही जाएंगी। क्यों जाएंगी जड़ नीचे? ताकि आपका जो पौधा है वो स्टेबल हो सके। ठीक है, ताकि वो अपनी पकड़ धरती के अंदर बना सके। तो जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की और जो गति होती है, उसको आप क्या बोलते हो? गुरुत्वानुवर्तन या फिर जियोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, अक्रॉस ग्रेविटी। अब उसके बाद है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, ट्रॉपिज्म मूवमेंट, तो ये हो गया आपका जलानुवर्तन। जलानुवर्तन ये क्या होता है भाई? जल की तरफ अनुवर्तन, मतलब जल की तरफ गति। वही जड़ों का एग्जाम्पल हम लेंगे, जड़ पानी की तरफ गति करती हैं, तो ये पानी की तरफ जो गति होती है पौधे की, उसको हम क्या कहेंगे? जलानुवर्तन। दूसरा है कैमियोट्रॉपिज्म। कैमियोट्रॉपिज्म मतलब रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन, रसायनुवर्तन क्या होता है? आपने इसके अंदर स्टैमिन और पिस्टिल के बारे में सुना? स्टैमिन और पिस्टिल मतलब पराग कली और अंडाशय कोश, सुना है ना। तो जो पराग कली के जो पराग हैं, मतलब स्टैमिन के जो स्टैमिन पे जो वो एग्स हैं, वो किसके अंदर जाते हैं? पिस्टिल के अंदर, अंडाशय के अंदर। तो वो केमिकल ही तो है एक तरह का। वो जो उस फूल के अंदर, फूल के ऊपर पीले रंग का जो पाउडर होता है, वो उसके अंडाशय के अंदर जाता है, उसकी पिस्टिल के अंदर जाता है, तो वो क्या है? एक टाइप का केमिकल ही है। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? आपका कैमियोट्रॉपिज्म का, मतलब रसायनोवर्तन का। ठीक है ना। अब हम इसमें हार्मोन्स चेक करेंगे भाई, इसकी ग्रोथ के लिए कौन कौन से हार्मोन्स है। ये तो हो गई इसकी मूवमेंट, ये तो हो गई इसकी मूवमेंट, लेकिन अब इसकी ग्रोथ भी तो करनी पड़ेगी। कहाँ पर कौन सी क्या ग्रोथ होती है, ये भी तो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स थे ना, उसी टाइप से प्लांट्स की बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन, ऑक्सिन कहाँ होता है? जो आपकी टहनी होती है, टहनी, टहनी के ऊपर वो जो नए नए पत्ते आते हैं ना, कच्चे कच्चे, मतलब बिल्कुल नरम नरम से, सुंदर सुंदर से, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो जो टहनी है, जो शाखा है, उसकी जो बिल्कुल टिप है, बिल्कुल अगला भाग है, उस शाखा का अगला भाग, मान लीजिए ये कोई शाखा है, इस तरह से यहाँ पर पत्ते निकलते हैं, तो जो ये शाखा का ये जो अगला भाग है, जहां से नए पत्ते निकल रही हैं, इस अगले भाग के ऊपर होता है ऑक्सिन। ठीक है, क्या? ऑक्सिन, हिंदी में भी ऑक्सिन ही बोला जाता है। ये क्या कहाँ होता है? शाखा के अग्रभाग पर होता है। क्या करता है? क्या करता है? हेल्प्स टू ग्रो सेल, कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है। अब नए पत्ते कैसे हो गए? नए पत्ते कैसे हो गए? जब कोशिकाएं आगे उगी हैं, कोशिकाएं आगे बढ़ी हैं, तभी तो नए पत्ते हो गए, है ना। तो ये किसको करने में मदद करता है? कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, नए पत्ते छोटे छोटे होते हैं, लेकिन थोड़े से टाइम बाद वो बड़े बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, डार्क कलर के भी हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से? सेल्स डिवीजन, सेल्स की ग्रोथ की वजह से, कोशिकाओं के बड़े होने की वजह से। ठीक है, और वो कौन करता है? ऑक्सिन। पत्ते किसकी वजह से बड़े होते हैं? ऑक्सिन की वजह से। शाखाएं किसकी वजह से बड़ी होती है, मतलब ब्रांचेस लंबी किस वजह से होती हैं? ऑक्सिन की वजह से। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये स्टीम के अंदर होता है, मतलब तने के अंदर होता है, वो भूरा भूरा सा होता है ना बीच में, इतना मोटा सा पेड़ का हिस्सा, वो कौन सा होता है आपका? जिब्रेलिन की वजह से होता है। ये क्या करता है? तने की मोटाई या लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अंदर
कि अब बस यही काम है किसका, जिब्रेलिन का, सिर्फ तने की लंबाई को बढ़ाना, इसको मोटा करना। ठीक है। थर्ड है आपका साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन सिर्फ 2 चीजों के अंदर पाया जाता है, फल और बीज, फल और बीज। और इसका जो काम है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है, बहुत ज्यादा स्पीडली। ठीक है। कैसे? अब एक बीज को उगा दो, बीज को उगा दो, 4-5 दिन में ही उसमें से फूट निकल आएगी, पौधा निकल आएगा। ठीक है। और एक फल है, फल का उगना देख लो, फल लगा करीबन 2 या 3 महीने में पक के आपके पास आ जाता है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन क्या 2 या 3 महीने में एक पूरा पेड़ तैयार होता है? पूरा पेड़ तैयार होता है? नहीं, नहीं होता। जबकि एक फल तो पूरा 2 या 3 महीने में तैयार हो गया। एक पौधा, बीज से पौधा अगर अच्छे से मतलब उसको जो कंडीशंस है वो मिले तो 15 दिन में पौधा धरती से बाहर निकल के अपने फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है। ठीक है। लेकिन क्या एक पूरा मतलब जो पौधा है वो 15 दिन में पेड़ बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जो ये साइटोकाइनिन है, हिंदी में भी साइटोकाइनिन ही बोला जाता है, ये फल और बीज के अंदर पाया जाता है। ये उनको बढ़ने में, उनको पकने में मदद करता है। इसके अंदर क्या होता है? सेल्स डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन। अब जितनी ज्यादा कोशिका विभाजन होगी उतना ही ज्यादा वो बढ़ोतरी करेगा, है ना। जितनी ज्यादा उसके अंदर कोशिका विभाजन होगी उतनी ज्यादा वो बढ़ोतरी करेगा। तो साइटोकाइनिन किस काम आया? बढ़ोतरी के काम। और क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? फल और बीज को बनाने के लिए। ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीडली। समझ आ गया? याद रख पाओगे? अब उसके बाद थर्ड और लास्ट, अबेसिकस एसिड। अबेसिकस एसिड को हिंदी में भी अबेसिकस एसिड ही अमल बोला जाता है, अबेसिकस अमल। ठीक है। ये अब देखो एक चीज है, गति करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। अब एक पेड़ है, लंबा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो उसको तो रोकना ही पड़ेगा, भाई अब तो रुक जा। ठीक है। तो उसको रोकने के लिए कौन आता है? एबेसिकस एसिड, मतलब एबेसिकस अमल। ये क्या करता है? ये गति को मंदा कर देता है। एक टाइम आने के बाद, एक समय आने के बाद गति को मंदा कर देता है। उसमें क्या क्या होता है? एक तो गति को मंदा कर देता है, मतलब इनहिबिट ग्रोथ, गति का मंदन। दूसरा कोज विटलिंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्तों का झड़ना। पत्तों का झड़ना भी किस वजह से होता है? आपका एबेसिकस अमल की वजह से होता है। किस वजह से? एबेसिकस अमल की वजह से। समझ आया? समझ आया यहां तक? ये थे आपके हार्मोन्स इन प्लांट्स। क्या थे? हार्मोन्स इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे हमें क्या चाहिए था? इस पूरे लेसन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमने किया था व्हाट इज नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन क्या होता है। तो जो न्यूरॉन है, 5 नंबर का जो एक क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का जो एक क्वेश्चन बनता है, उसके अंदर न्यूरॉन के बारे में बहुत ही अच्छा टॉपिक बनता है आपका एग्जाम के लिए। आपको पता है कि न्यूरॉन का सिर्फ डायग्राम भी एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में जो डिटेल्स हैं, न्यूरॉन की क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी द्रुमिकाएं वगैरह जो मैंने बताई थी, ऑक्सीजन तंत्रिकाक्ष वगैरह, ठीक है, उसके बारे में, हर एक वर्किंग के बारे में पार्ट से पूछ ले, भाई ये वाला पार्ट बताओ न्यूरॉन का, ये वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है। या फिर न्यूरॉन के अंदर उसके पार्ट्स के ऑप्शन टाइप भी बन सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन भी उसमें से बनता है। उसमें से कोई भी एक पार्ट देके पूछ लेगा, इस पार्ट का नाम बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना। और उसका जो मैसेजिंग का तरीका है कौन सा था? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, मतलब विद्युतीय आवेग, उस तरीके के बारे में भी पूछ लेगा। ठीक है। एक बार वो विद्युत में बदलता है, एक बार वो रासायनिक आवेग में बदलता है, 2 आवेग में बदलता है। ठीक है। अब उसके बाद आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम आया था, मेन था। मेन इसमें क्या था? पीएनएस और सीएनएस। सीएनएस इसका मेन है। सीएनएस में क्या था? ब्रेन। ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का हर एक पार्ट आपको करना है अच्छे से, उसकी वर्किंग विद डायग्राम।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के बारे में पूछ लिया जाता है। स्पिनल कॉर्ड और ब्रेन की प्रोटेक्शन के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फिर मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आपके ऑप्शन टाइप में भी बहुत ज्यादा आते हैं, 2 नंबर के में भी आते हैं और 3 नंबर में भी आ सकते हैं, आपके हार्मोन्स इन ह्यूमन। ठीक है, उसमें जो आपका हार्मोन का नेम दे देगा, उसकी जगह पूछ लेगा भाई वो कहाँ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन कहाँ बनता है, आपके शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है, बताया था मैंने, पैनक्रियाज में बनता है, अग्नाशय में बनता है ना। या फिर इंसुलिन करता क्या है, क्या करता है, शुगर कंट्रोल करता है ना। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ होते हैं, बताओ कहाँ होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, मस्तिष्क में। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल, थायराइड में आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, गोइटर की बीमारी होती है। ठीक है, क्या करना चाहिए, आयोडीन लेना चाहिए, वो भी समुद्री वाला। ठीक है, समुद्री नमक, ये रॉक सॉल्ट, जो ये सिंधा नमक वगैरह होता है ना, ये सब थायरॉक्सिन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। थायरॉक्सिन में सिंधा नमक और ये काला नमक वगैरह क्यों खाया जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी नमक होता है। ठीक है, इसमें आयोडीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब उसके बाद प्लांट्स के बारे में बात आती है। प्लांट्स के बारे में ये तो 1 नंबर के बारे में पूछ लिया जाता है भाई। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये 1 नंबर के में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ ले कि हाइड्रोट्रोपिज्म कौन से पार्ट में होता है प्लांट के, तो कौन से में होगा, रूट्स में होगा। कौन से में होगा, रूट्स में। आपसे टेंड्रिल्स पूछ ले, टेंड्रिल्स कहाँ में होता है, ब्रांचेस में होता है ना, ब्रांचेस में होता है। फोटोट्रोपिज्म भी किस में होता है, लीव्स में होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके इसके हार्मोन्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी प्रोसेस के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। इनफैक्ट आपको कंप्लीटली ही पूछ लिया जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब शॉर्ट नोट लिखिए किस पर, पादपों में समन्वय और नियंत्रण के बारे में। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक लिखनी कहानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेसन को छोटा ना लगाइए, लेसन को हल्का ना लगाइए, लेसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।